चलो हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। आज हम लोगों को पढ़ना है सर्वनाम, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में कारक चिन्ह किया था, तो आज हम करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं, ध्यान दो यहाँ पर। और ये अब बातें जो आपस में कर रहे हो या जो यूट्यूब पर बातें कर रहे हो, अब इन सबको छोड़ दो, भूल जाओ इन्हें। हम करेंगे आज सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, अगर हम सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम की परिभाषा कहती है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं या जो शब्द संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं, या हम कहें जो शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा ने कहा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, तथा सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्य को सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं। अब ये जो दो वाक्य आपके सामने हैं, जो दो पंक्तियां हैं, इनको हम सिद्ध कर कर देखते हैं कि किस प्रकार से सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं या संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं, और कैसे वो सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। हमारे सामने एक उदाहरण है। सीमा एक मेधावी छात्रा है। सीमा इस बार भी कक्षा में प्रथम आई है। इसका कारण है कि सीमा ने बहुत मेहनत की थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक शब्द है सीमा, जो कई बार प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बार बार सीमा आ रहा है, तो बार बार संज्ञा का आना थोड़ा सा अटपटा लगने लगता है। तो अब हम इसके स्थान पर किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम देखते हैं। सबसे पहला वाक्य है हमारा कि सीमा एक मेधावी छात्रा है। ये वाक्य हमारा एक सही है, और यहाँ पे हम बताते हैं कि जो मेधावी छात्रा है वो कौन है, वो सीमा है। तो पहली बार हमने प्रयोग किया संज्ञा का, ये क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है। अब दूसरी बार आगे दिया है कि सीमा इस बार भी कक्षा में प्रथम आई है। तो यहाँ पर हम सीमा का प्रयोग न करके क्या कहेंगे, वह इस बार भी कक्षा में प्रथम आई है। फिर आगे, इसका कारण है कि सीमा ने बहुत मेहनत की थी। तो सीमा ने बहुत मेहनत की थी, इसको काट के हम यहाँ लिखते हैं उसने बहुत मेहनत की थी। तो यहाँ पे हमने उसने का प्रयोग किया। तो अब हमारा वाक्य क्या हो गया, हमारा वाक्य हो गया कि सीमा एक मेधावी छात्रा है। वह इस बार भी कक्षा में प्रथम आई है। इसका कारण है कि उसने बहुत मेहनत की थी। अब जो हमारा वाक्य बना, यह वाक्य हमारा अच्छा भी लगता है पढ़ने में। और यहाँ जो बार बार सीमा सीमा शब्द आ रहा था, उसको किसी शब्द ने प्रतिस्थापित कर दिया, यानी उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द आया। तो ये जो यहाँ पर हमारे दूसरे शब्द आए, यानी इसके स्थान पर ये वह और ये उसने, तो ये ही हमारे क्या हो गए, ये सर्वनाम हो गए, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो हमें यहाँ पता चला कि संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के लिए जो प्रयोग हो रहा है वो क्या है, सर्वनाम है। यानी वो संज्ञा के लिए ही प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए हम उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, हम इसके बारे में जानते हैं। अगला आगे हम बढ़ते हैं। पॉइंट है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम दो प्रकार के हैं। कौन कौन से, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें तो मूल सर्वनाम, इसे हम मूल सर्वनाम भी कह सकते हैं, ठीक है। मूल सर्वनाम यानी जिसकी उत्पत्ति जिस रूप में हुई है। तो मूल सर्वनाम हमारे कुल 11 होते हैं। क्या होते हैं, 11 होते हैं। तो मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 11, तो हम देखते हैं। तो यहाँ आता है हमारा मैं, तू, आप, यह, वह, ठीक है। कोई, कुछ, कोई,
कुछ, क्या, कौन, जो, सो, जो, सो। इस सो को हम वो के नाम से भी जानते हैं कभी कभी। तो ये हमारे कितने हो गए? ये हमारे 11 सर्वनाम हो गए। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो। ये हमारे 11 सर्वनाम हैं। अब जब कभी आपकी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आ जाए कि सर्वनाम, मूल सर्वनाम कितने हैं या सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको लिखनी है 11। अब आप कहेंगे कि लेकिन मैम 11 कैसे होते हैं? हम जब पढ़ते हैं इसने, उसने, तुम्हारा, हमारा, तेरा, मेरा, ये सब भी तो हमारे क्या होते हैं? ये सबके सब भी हमारे सर्वनाम होते हैं। तो फिर ये क्या होते हैं? तो अब यहाँ पे आपको बताते हैं। तो फिर दूसरा आता है यौगिक सर्वनाम। तो यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं कि लिंग, वचन और कारक के आधार पर जो सर्वनाम में परिवर्तन आ जाता है तो वो सर्वनाम हमारे यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर जो सर्वनाम में परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं। अब ये मैं है, अगर इस मैं का अगर हम यहाँ लिखें तो ये मैं हमारा क्या है? एक वचन है। लेकिन अगर हम इसका बहुवचन लिखें तो बहुवचन क्या आ जाएगा? हम आ जाएगा। ठीक है, अब इस ये हम आ गया बहुवचन। अब मान लो कि यहाँ पे हम कारक चिन्ह का प्रयोग कर दें, हम के साथ हमने से कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया तो या मैं के साथ कर दिया तो क्या हो जाएगा? अगर हम मैं के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? मुझसे हो जाएगा, बन जाएगा यहाँ पर। और हम के साथ कर दिया तो हमसे हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हमने इनके साथ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का प्रयोग किया तो ये क्या हो जाएगा? मेरा, मेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा, मेरी। या हमारा, हमारी, अगर हम बहुवचन लेंगे इसका, हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है, तो इस तरह का परिवर्तन होगा। तो ये जो अब हमारे आए ये क्या है? मैं तो इसका क्या है? मौलिक सर्वनाम है। और इसका यौगिक सर्वनाम क्या हो गया? ये सब इसके यौगिक सर्वनाम हो गए। हम, मुझसे, हमसे, मेरा, मेरी, मुझको। ठीक है, मैंने, ये सब जो किसके आधार पर हो रहे हैं? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर बन रहे हैं। तो जो सर्वनाम हमारे लिंग, कारक और वचन के आधार पर बनते हैं परिवर्तित होकर, उन्हें हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यह हमें पता चल गया। अब आता है हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है हमारा कि प्रयोग या व्याकरण के आधार पर हमारे सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा कि अब हम लिखेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा उत्पत्ति के आधार पर। अब दूसरा आता है हमारा प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम। प्रयोग कहें या व्याकरण, ठीक है, दोनों में आ जाता है। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर हमारे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं इसमें? तो हमारा पहला आता है पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चौथा आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और पांचवा आता है
प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखे ये हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब इन 6 प्रकार को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से। अब ध्यान रखिएगा, वो जो हमारे 11 सर्वनाम थे वो 11 सर्वनाम इनमें ही बंटते हैं। जब हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारे 3 सर्वनाम आ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं अब एक एक करके पढ़ लेते हैं इनको, तब उसके बाद हम इसमें जानेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे लास्ट में, यहाँ पर अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं प्रयोग के आधार पर। अब एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है? अब देखो, आपको इसके नाम से ही पहचानना है। जैसे ही कहा पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक का मतलब है जिस सर्वनाम के पीछे किसी प्राणी के होने का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक कहलाएगा। एक बात समझ लो, सर्वनाम को लेकर बहुत सारे मतभेद रहते हैं और इस तरह से जैसे किताबें बताती हैं हमें समझ में नहीं आता कि कैसे पहचान करें। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप आसानी से हर वाक्य के अंदर कौन सा सर्वनाम है ये पहचान सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे कहा पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक से आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लो, मतलब प्राणी। अब प्राणी का मतलब सजीव। ठीक है, प्राणी का मतलब सजीव। तो जिस सर्वनाम के पीछे किसी सजीव व्यक्ति के होने का बोध होगा तो वो क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो कह रहा है जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो स्त्री और पुरुष क्या हैं? सजीव लोग ही तो है ना, उनके अंदर प्राण पाया जाता है, प्राणी ही कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब उदाहरण दिया है, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आता है आपका मैं, तू, आप, यह, वह। ठीक है, ये पॉइंट आ गए। अब हम इनको वाक्य प्रयोग से समझते हैं। ठीक है, जब तक हम वाक्य प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो चलो वाक्य प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम समझेंगे। मैम मैं टेस्ट देता हूँ तो 15 ही सही होता है। रो में आपके टेस्ट में हमारा 1 में से 20 सही है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्वालिटी कम कीजिए मैम। चाय में कौन गिर गया वाक्य में अशुद्धि है। ये बताइए मुझे कि आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं या कमेंट खेलने के लिए आए हैं? पढ़ने के लिए आए हैं तो चुपचाप जो मैं कह रही हूँ वो समझ लो। मैं पढ़ा रही हूँ सर्वनाम और आप पूछ रहे हैं वाक्य अशुद्धि। तो वाक्य अशुद्धि भाई पढ़ाऊंगी किसी दिन, सारा एक ही दिन तो सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों की इस काम की वजह से कि आप जैसे जो हम पढ़ कुछ और रहे हैं, मैं पढ़ा कुछ और रही हूँ और आप कुछ और इधर उधर लिखते रहते हैं, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती हूँ। हालांकि मैं अब फिर बोल देती हूँ कि अब मैं पूरे टाइम पर ना आपकी ये कमेंट नहीं देखने वाली, क्योंकि ये 2-4 बच्चे होते हैं खुरापाती जो लिखते हैं कमेंट को, और बाकी और जो शांत बैठ के इतने सारे बच्चे पढ़े रहते हैं उनका भी दिमाग ख़राब होता है, मेरी तरह उनका भी मूड ख़राब हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो हम देखेंगे। अब आप लोग मतलब मैं जा रही हूँ दिल्ली और आप जा रहे हैं इलाहाबाद, ऐसे तो हमारी गाड़ी कभी एक साथ जाएगी नहीं भाई। मैं पढ़ा रही हूँ सर्वनाम, आप पढ़ रहे हैं कुछ और कुछ यहाँ वहाँ की धांग रहे हैं, इधर उधर की उल्टी फुल्टी सीधे। सामने बैठे हुए होते तो आपको पता चलता है, क्लास से बाहर कर देती मैं आपको। तो खैर चलो, अब ऑनलाइन है क्या करें, है ना। तो यहाँ पे अब मैं सिर्फ पढ़ाऊँगी, और जो मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आए हैं और जिनको सच में लगता है कि उनके माता पिता का जो पैसा है वो बहुत मेहनत का पैसा है और उन्हें अपने जीवन में एक जॉब लेनी है, तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। बाकी फालतू बच्चों के लिए मैं यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ।
तो मैं समझाती हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सर्वनाम का जो पहला भेद है हमारा पुरुषवाचक, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो वाक्य हम प्रयोग करते हैं और फिर मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे आप इसमें पहचान करेंगे कि इसमें सर्वनाम है और सर्वनाम का कौन सा भेद है, ठीक है। तो पहला मेरे साथ साथ लिख लीजिए। पहला वाक्य हम लिखते हैं, जैसे पहला वाक्य हमने दिया कि मैं सुबह में पार्क में मैं सुबह में पार्क में दौड़ने जाता हूँ, ठीक है। दूसरा वाक्य, तुम कल मोहन के घर चले जाना। तुम कल मोहन के घर चले जाना। आगे आता है तीसरा वाक्य, आप मेरे साथ बाजार चलो, ठीक है। ये 3 वाक्य हमने यहाँ पर लिए। अब इन 3 वाक्यों में जो हमारा सर्वनाम है, हमें ये जानना है कि यह सर्वनाम हमारा कौन सा है, इसमें पुरुषवाचक है क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले वाक्य में सर्वनाम है क्या हमारा। तो पहले वाक्य में सर्वनाम है हमारा मैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि ये सर्वनाम कौन सा है, मैं कौन सा है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, क्या है। तो हमें पता चलता है कि इस मैं के पीछे कौन है, कोई व्यक्ति है या कोई कुर्सी मेज है या कोई जानवर है। तो आपको समझ में आता है कि जैसे हमने कहा कि मैं सुबह में पार्क में दौड़ने जाता हूँ, तो जो भी वो मैं है वो कोई व्यक्ति है, ठीक है। यानी वो क्या है, व्यक्ति। तो व्यक्ति होने के कारण ये मैं क्या हो जाएगा, ये पुरुषवाचक हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब दूसरा आता है कि तुम कल मोहन के घर चले जाना। तो ये बात हम किससे कह रहे हैं, ये जो तुम है ये कौन है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यह तुम कोई व्यक्ति है, ठीक है। कोई ना कोई एक व्यक्ति है, उससे हम कह रहे हैं। तो हमें इस तुम के पीछे जब किसी व्यक्ति का होना पता चला तो हमें पता चल गया कि ये तुम क्या है, पुरुषवाचक है। अब तीसरा वाक्य आता है कि आप मेरे साथ बाजार चलो। तो अब यहाँ पे 2 सर्वनाम आ गए, आप और मेरे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये आप है हमारा, जो यहाँ पे शब्द आया है आप, इस आप के पीछे कौन है, कोई व्यक्ति है या कोई कुर्सी मेज है या कोई किताब है। तो आपको पता है कि इस आप के पीछे कौन है, इस आप के पीछे कोई व्यक्ति है। और इस मेरे शब्द के पीछे कौन है, इसके पीछे भी कोई व्यक्ति ही है। यानी जब स्वयं के लिए प्रयोग किया गया कि मेरे साथ चलना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो हमारे पास ये जो दोनों शब्द हैं, ये आप और मेरे, ये दोनों ही क्या आएंगे, पुरुषवाचक आएंगे, क्योंकि इनके पीछे किसी पुरुष का होना बोध हो रहा है, ठीक है। किसी प्राणी का होना बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, यह पुरुषवाचक कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब यहाँ आता है हमारा कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी हमारा क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। तो कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इनमें क्या अंतर होता है तो समझ लो। जो बोलने वाला है, जो बोलने वाला क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष कहलाता है। और सुनने वाला क्या कहलाता है,
मध्यम पुरुष कहलाता है। और अन्य पुरुष जो वहां उपस्थित नहीं हैं, जो वहां उपस्थित नहीं है, ठीक है, जो वहां उपस्थित नहीं है, तो वो हमारा क्या हो गया, अन्य पुरुष। तो अब जब हमने यहाँ पर देखा सर्वनाम, तो इसमें हमारे कितने सर्वनाम थे, कौन कौन से, मैं, तू, आप, यह और वह, ठीक है, यही हमारे 5 सर्वनाम थे। तो इसमें से कौन सा किसमें आएगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मैं है ये हमारा किसमें आ जाएगा, उत्तम पुरुष में। ये जो है मैं, ठीक है, बोलने वाला कौन है, मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। और सुनने वाला कौन है, तू और आप, तो ये तू और आप, ये कौन हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष हो जाएगा, यानी सुनने वाला। और यहाँ जो यह और वह है, ये क्या हो जाएगा, ये अन्य पुरुष हो जाएगा, यह और वह। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, ये वहाँ पर उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो यह और वह, ये हमारा अन्य पुरुष हो जाएगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इस मैं के यौगिक शब्द कौन से, जैसे मुझे या मुझको या हमें या हमको, ठीक है, या हमारा, ठीक है, इस तरह के जो शब्द होंगे इसके यौगिक, वो भी किस में आ जाएंगे, उत्तम पुरुष में। और उसी तरह से इस तू का बहुवचन जैसे आ गया तुम, ठीक है, तो इसी तरह से इसके बहुवचन या तेरा, मेरा, आपका, ठीक है, ऐसे तेरा और ये हो जाएगा आपका, ये शब्द इस तरह के, आपको, इस तरह के शब्द, तो ये सब हमारे क्या यौगिक हो जाएंगे, तो ये भी हमारे मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। और उसी तरह से यह वह का, जैसे इसका, इसकी, इसके, इसका या उसका, इस तरह के जो शब्द होंगे वो इसमें आ जाएंगे, इसके यौगिक में आ जाएंगे, ठीक है, तो वो किस में आ जाएंगे, अनुपुरुष में। तो इस तरह से हमारा ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता है कि ये। अब इसमें मैं एक वाक्य प्रयोग करती हूँ और वाक्य प्रयोग करके बताऊंगी, तो आपको मुझे बताना है कि उस वाक्य में कौन सा प्रथम पुरुष है, मतलब हमारा उत्तम पुरुष है, कौन सा मध्यम पुरुष है और कौन सा अन्य पुरुष है, ये बताना है आपको। तो वाक्य लिख रही हूँ, जैसे वाक्य है, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि वह आज नहीं आएगा। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि वह आज नहीं आएगा। अब इस वाक्य के अंदर ये मैं हमारा कौन सा पुरुष होगा, तो ये मैं, क्योंकि ये बोलने वाला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। आपको, ये क्या हो जाएगा हमारा, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है। और वह, ये क्या हो जाएगा हमारा, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो इस तरह से अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसकी पहचान कर लेंगे कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि वह आज नहीं आएगा। इस वाक्य में मैंने जो है वो क्या हो गया, उत्तम पुरुष, आपको मध्यम पुरुष, और वह अन्य पुरुष की श्रेणी में आ जाएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अन्य पुरुष की श्रेणी में कभी कभी जो नाम होते हैं, नाम भी अन्य पुरुष की श्रेणी में आते हैं। नाम से मतलब जैसे राजू, सोनू, मोनू, इनको भी, हालांकि ये संज्ञा होती है
ये सर्वनाम नहीं है। लेकिन जब फिर भी कभी कभी कुछ लोग अन्य पुरुष में अगर आपसे पूछें तो जो किसी भी व्यक्ति का नाम होगा वो किस में आएगा, वो अन्य पुरुष में आएगा नाम। जैसे राजू, मोहन, सोहन, गीता, सुनीता, ये सब जो शब्द रहेंगे ये अन्य पुरुष के अंदर ही आएंगे। अगर किसी ने आपसे इनमें पुरुष पूछा तो कि इनमें कौन सा पुरुष है, हालांकि जो पुरुष होता है वो सर्वनाम में ही होता है, तो ये सर्वनाम नहीं है, ये तो संज्ञा है। लेकिन फिर भी बहुत सारी किताबें ऐसे पूछती हैं और कभी कभी परीक्षा में आ भी जाता है, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब आता है इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम हमारा क्या होता है, तो देखो निज से याद रखना, निज का मतलब होता है स्वयं से। क्या होता है? स्वयं से। तो जो शब्द स्वयं के लिए प्रयोग होगा वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यह है जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में दिया है आप। एक ही शब्द होता है आप, लेकिन इस आप का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? स्वयं से होता है, या खुद से होता है, या स्वतः से होता है। तो अगर आपको किसी भी वाक्य के अंदर आप के अलावा स्वयं, खुद, स्वतः शब्द भी देखने को मिले तो ये इसके यौगिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है, जैसे वाक्य प्रयोग करते हैं हम, वाक्य प्रयोग करके इसको समझेंगे। मैम नोट डाउन करूं या ना करूं? बेटा मैं ये सलाह दूंगी कि रफ कॉपी पे अपने हाथ से लिखते रहोगे तो आपके दिमाग में भी बैठा रहेगा। ठीक है, तो मैं ये समझती हूँ कि नोट्स तो मैं लिखकर आपको देती ही हूँ, तो ये तो रिवीजन के लिए आपके काम करेंगे। लेकिन जैसे इस समय आप बैठे हो और इस समय आप सुन रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, तो अगर आप केवल लेक्चर सुनोगे तो आपको नींद आएगी। अगर आप रफ कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और जो मैं लिख रही हूँ जितना लिखा जाता है उतना अगर लिखते जाएंगे अपने हाथ से तो वो आपको याद भी होता रहेगा और आपको नींद भी नहीं आएगी, और एक तरह से आप अपने द्वारा उस नोट्स को भी बना लेंगे। तो रफ कॉपी का प्रयोग करो तो अच्छा ही रहेगा, मैं यही चीज़ कहूँगी आपसे। ठीक है, तो आप देखो निजवाचक में, निजवाचक सर्वनाम का वाक्य प्रयोग करते हैं हम, तो निजवाचक सर्वनाम में देखेंगे जैसे दिया है हमारा, हमने कहा कि तुम रहने दो, तुम रहने दो, मैं इसे आप करूँगा, आप करूँगा। तुम रहने दो, मैं इसे आप करूँगा। ठीक है, दूसरा वाक्य जैसे मान लो हमने कहा कि यह खाना, यह खाना मैंने स्वयं बनाया है, यह खाना मैंने स्वयं बनाया है। दूसरा वाक्य, मोहन हर काम, मोहन हर काम अपने आप कर लेता है, अपने आप कर लेता है। मोहन हर काम अपने आप कर लेता है। देखो 3 वाक्य हमने यहाँ पर लिखे। पहला वाक्य दिया है तुम रहने दो, मैं इसे आप करूँगा, यहाँ पर जो ये आप है। ठीक है, दूसरा यह खाना मैंने स्वयं बनाया है, यहाँ आ गया। और तीसरा मोहन हर काम अपने आप कर लेता है। तो ये जो यहाँ पर तीनों जगह जो सर्वनाम प्रयोग हुए हैं ये हमारे सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक मतलब निज यानी निजता, स्वयं को बताने वाले। तो यानी कर्ता कारक जिस शब्द का प्रयोग खुद के लिए कर रहा है उसी को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम रहने दो, मैं इसे आप करूँगा। तो ये जो आप है, ये आप शब्द किसने प्रयोग किया है? इस मैं ने अपने लिए, स्वयं के लिए इसका प्रयोग किया है। तो यानी काम को करने वाला कौन है? मैं। तो इस मैं ने यानी कर्ता कारक ही इसको प्रयोग कर रहा है।
अब दूसरा दिया है यह खाना मैंने स्वयं बनाया है, तो यह खाना मैंने स्वयं बनाया, तो फिर ये जो मैंने है इस स्वयं का प्रयोग स्वयं के लिए कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। अब इसी तरह से मोहन हर काम अपने आप कर लेता है, तो काम को करने वाला कौन है, मोहन यानी कर्ता, और यह कर्ता हर काम को कैसे करता है, अपने आप स्वयं के लिए, इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है ये शब्द, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में पहचान के लिए आ जाते हैं कि निम्न में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है, ये बताना है आपको, तो आप इस तरह से पहचान उसकी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे आता है हमारा पॉइंट नंबर तीसरा। पॉइंट नंबर तीसरा कहता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, देखो नाम से पहचानना है आपको कि निश्चयवाचक, निश्चयवाचक का मतलब है यहाँ पर निश्चय करने वाला, जो निश्चित कर रहा है किसी चीज को, क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि ये क्या है। ठीक है, तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वाक्य में मतलब ये उदाहरण में आता है यह और वह, तो यह और वह हमारे क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक कहलाते हैं, जो किसी को निश्चित करते हैं। तो चलो देखो उदाहरण देखते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। पहला उदाहरण हमारे सामने दिया है, यह गाय काली है। यह गाय काली है। यह गाय काली है। ठीक है, दूसरा, वह लड़का बहुत चालाक है। वह लड़का बहुत चालाक है। वह लड़का बहुत चालाक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये हमारे यह और वह आए हैं, ये हमें बता रहे हैं कि ये यह और ये वह हमारा क्या है, निश्चयवाचक है। कैसे निश्चयवाचक है, क्योंकि ये गाय को निश्चित कर रहा है, ठीक है, ये वाला यह है, और ये लड़का को निश्चित कर रहा है, यानी ये लड़का को निश्चित कर रहा है, और जो ये हमारा है ये किसको निश्चित कर रहा है, यह गाय को निश्चित कर रहा है। मतलब अगर हम इसे छिपा लें तो क्या कहेगा, गाय काली है। कौन सी गाय काली है, ये हमें कोई निश्चित नहीं की, लेकिन जैसे ही यह लगा दिया कि यह गाय काली है, तो इसने किसी एक गाय को क्या किया है, निश्चित किया है। इसी तरह से वह लड़का बहुत चालाक है, अगर हमने वह छिपा लिया और तब हमने पढ़ा लड़का बहुत चालाक है, तो कौन सा लड़का चालाक है हमें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जैसे ही हमने वह लगाया तो वह लड़का बहुत चालाक है, मतलब किसी एक लड़के को इसने निश्चित कर दिया। तो यानी यहाँ पर यह और वह हमारे क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, अनिश्चयवाचक। तो जैसे जो निश्चित करता है तो वो निश्चयवाचक कहलाता है, और जो ठीक से निश्चित नहीं करता वो अनिश्चयवाचक कहलाएगा। तो परिभाषा कहती है अनिश्चयवाचक की कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण दिया है हमारे सामने, जैसे कोई और कुछ, ये हमारे क्या हैं, अनिश्चयवाचक हैं, कोई और कुछ। तो उदाहरण लिखेंगे, वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे पहला वाक्य है, आपसे मिलने कोई आया है। आपसे मिलने कोई आया है। आपसे मिलने कोई आया है। दूसरा वाक्य, वहाँ कुछ लोग खड़े थे। वहाँ कुछ लोग खड़े थे। अब देखो ये दो वाक्य आपके सामने आ गए। आपसे मिलने कोई आया है,
कौन आया है भाई, तो हमें इसकी जानकारी नहीं है, बस हमें क्या पता है कि कोई आया है। तो मतलब क्या हुआ, आधी अधूरी जानकारी हमारे पास है। तो आधी अधूरी जानकारी जहाँ होती है वहाँ पे क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी हमें एक जानकारी है कि कोई आया है और दूसरा दिया हुआ है कि अब ये कौन आया है इसके बारे में नहीं पता, तो मतलब आधी जानकारी है। तो जहाँ आधी जानकारी होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ अनिश्चित व अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है वो। वहाँ कुछ लोग खड़े थे। अब यहाँ पे जो ये कुछ आया है, इस कुछ ने बताया है कि ये तो पता है कि लोग खड़े थे, एक कुछ लोग खड़े थे और वो कौन लोग थे ये हमें नहीं पता, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन दोनों वाक्यों में हमें पता चलता है कि कोई आया है, अनिश्चितता है, वहाँ कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ भी अनिश्चितता है। तो कोई और कुछ ये हमारे क्या कहलाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो ये हमारे क्या हो गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। ठीक है, चलो आगे आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कहलाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारे क्या होंगे, हमें इसे समझना है। यहाँ दिया है जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रश्न करने के लिए किया जाएगा, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब इसमें दिया है क्या, कौन और क्या, ये दो सर्वनाम हैं हमारे जो प्रश्नवाचक कहलाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इन्हीं के यौगिक रूप होते हैं। कौन कौन से, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, किसने, ये सारे जो रहेंगे, आदि आदि डॉट डॉट डॉट, ये सब इसके यौगिक रहेंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक जितने भी शब्द हैं हमारे, सबके सब क्या हैं हमारे लिए, सर्वनाम है पहले। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो हम वाक्य प्रयोग करेंगे, इसमें क्या कह रहा है ये। पहला वाक्य लिखते हैं, उस रास्ते पर, उस रास्ते पर कौन व्यक्ति, उस रास्ते पर कौन व्यक्ति खड़ा है, उस रास्ते पर कौन व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, दूसरा, माँ ने बाजार से, माँ ने बाजार से क्या मंगाया है, क्या मंगाया है, माँ ने बाजार से क्या मंगाया है। अब देखो हमारे पास ये दो वाक्य आ गए, उस रास्ते पर कौन व्यक्ति खड़ा है, दूसरा, इसके बाद ठीक है प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो पहला वाक्य उस रास्ते पर कौन व्यक्ति खड़ा है, दूसरा माँ ने बाजार से क्या मंगाया है, यह भी। अब इसमें हम देखेंगे कि उस रास्ते पर कौन व्यक्ति खड़ा है, प्रश्न किया जा रहा है। तो प्रश्न किया जा रहा है तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरे वाक्य में भी माँ ने बाजार से क्या मंगाया है, यहाँ पर भी क्या है, प्रश्न किया जा रहा है। तो प्रश्न किया जा रहा है इसके माध्यम से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत सरल है हमारा, इसलिए इससे हमारी परीक्षा में न के बराबर प्रश्न आता है, क्योंकि आप प्रश्नवाचक शब्द देखते ही पहचान जाएंगे और सीधा क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब उसी तरह से नंबर 6 आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य का किसी अन्य शब्द या वाक्य से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी शब्द से शब्द का संबंध, या वाक्यांश से वाक्यांश का संबंध, या वाक्य से वाक्य का संबंध जहाँ पर बताया जाता है तो वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम
कहलाता है। इसमें उदाहरण दिया है जो और सो, ठीक है। जो और सो को आजकल हम वो के नाम से भी जानते हैं। अब इसके साथ इसके यहाँ पर जो भी यौगिक शब्द होंगे वो भी आ जाएंगे, जैसे जिसका, जिसकी, जिसके, जिसका, जिसे, जिसमें, ठीक है, जिनमें, फिर इसके बहुवचन भी और ये सारी चीज़ें, वो सब यौगिक शब्द भी यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पे वाक्य प्रयोग करते हैं और वाक्य प्रयोग करके समझने की कोशिश करते हैं। वाक्य कह रहा है जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा, वो अवश्य सफल होगा। ठीक है। दूसरा वाक्य लिखते हैं, जैसे हमने कहा जैसे मोहन घर से निकला वैसे वर्षा होने लगी, वैसे वर्षा होने लगी। ठीक है। दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य हम लिखेंगे वह लड़की जिसकी यह किताब है, जिसकी यह किताब है, बाहर खड़ी है, बाहर खड़ी है। तीन वाक्य हमने लिखे। जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा, जैसे मोहन घर से निकला वैसे वर्षा होने लगी। ठीक है। तीसरा, वह लड़की जिसकी यह किताब है बाहर खड़ी है। ठीक है, क्या हो गया? बाहर खड़ी है। चलो, तो इस तरह से हमें यहाँ पर तीन वाक्य मिलते हैं। अब इनमें हमें देखना है कि हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो जो मेहनत करेगा, यानी जो किससे संबंध बता रहा है? वो से संबंध बता रहा है। तो ये जो इस पूरे वाक्यांश का इस वो की मदद से इस पूरे वाक्यांश से संबंध बता रहा है। ठीक है, तो संबंधवाचक कहलाएगा। इसी तरह से जैसे मोहन घर से निकला, ये जैसे इस वैसे की मदद से वर्षा होने लगी, इससे इसका संबंध दिखा रहा है। और वह लड़की जिसकी यह किताब है, तो ये जो जिसकी शब्द है, ये किताब का संबंध इस लड़की से दिखा रहा है कि यह किताब किसकी है। तो यहाँ पर ये जिसकी हमारा क्या आ गया? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। तो इस तरह से ये हमारा क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये हमारा जो सर्वनाम, अब ये 6 प्रकार का। अब इसमें एक चीज और आपको समझनी है कि आपने 6 प्रकार का सर्वनाम क्या क्या होता है ये आपने पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन अभी इसमें आपके सामने बहुत सारी त्रुटियां हैं, या कहें आपके बहुत सारे डाउट हैं। सबसे पहला डाउट आपके दिमाग में होगा कि मैम यहाँ पर जो हमारा दिया है, देखो ध्यान देना, अब मैं आप लोगों को डाउट बता रही हूँ कि जैसे पहला आपके सामने यहाँ पे दिया है वाक्य, इसमें आपने देखा कि मैम यहाँ पर जो यह और वह आया है, इस यह और वह में, और उसके बाद जो हमारा निश्चयवाचक में जो यह और वह है, इसमें क्या अंतर होगा? ठीक है, पहला डाउट आपके दिमाग में कि निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में यह और वह को हम कैसे अंतर करेंगे, कि कौन सा निश्चयवाचक है और कौन सा पुरुषवाचक है। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जिस प्रकार से हमारे सामने दिया है शब्द, जैसे शब्द दिया है हमारा यहाँ पर
अन्य पुरुष में जो ये हमारा दिया हुआ है आप, यानी इसमें जो आप दिया हुआ है ये आप, और फिर हमको दिया हुआ है निजवाचक में यहाँ आप, इन दोनों में हम कैसे अंतर करेंगे कि कौन सा हमारा निजवाचक है और कौन सा हमारा पुरुषवाचक है। ठीक है, तो इन दोनों में पहले मैं आप लोगों को अंतर बताती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि पुरुषवाचक यह वह, मैं दोनों को आगे कर लेती हूँ यहाँ पर, कि पुरुषवाचक यह वह और निश्चयवाचक यह वह, इनमें क्या अंतर है। ठीक है, कैसे इनको पहचानेंगे। तो देखो ध्यान देना, पुरुषवाचक में यह वह के पीछे किसी व्यक्ति का होने का बोध रहेगा। जैसे मान लो हमने वाक्य लिया, वह आज भी स्कूल नहीं गया, नहीं गया। दूसरा, यह अभी बाजार से लौटा है, यह अभी बाजार से लौटा है। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखेंगे, वह लड़का आज भी स्कूल नहीं गया, आज भी स्कूल नहीं गया। दूसरा वाक्य, यह नौकर अभी बाजार से, यह नौकर अभी बाजार से लौटा है। ठीक है, अब देखो ये दो वाक्य हमने लिख लिए, अब इसको समझो दोनों में क्या अंतर है। एक पुरुषवाचक यह वह और एक निश्चयवाचक यह वह, कैसे अंतर करेंगे। तो देखो वाक्य आपके सामने दिया है, यहाँ वाक्य दिया है, वह आज भी स्कूल नहीं गया। जब आप इस वाक्य को कहते हैं तो इस वह के पीछे आपको किसी व्यक्ति के होने का बोध होता है। ठीक है, किसी प्राणी के होने का बोध होता है कि ये वह कौन है, मतलब कि कोई प्राणी है। और यह अभी बाजार से लौटा है, इसका मतलब इस यह के पीछे भी किसी प्राणी के होने का बोध होता है। ठीक है, तो जब आपको इसके पीछे, यह वह के पीछे प्राणी के होने का बोध होता है तो वो क्या होता है, वो पुरुषवाचक होता है। ठीक है, तब वो सर्वनाम क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन निश्चयवाचक में कि वह लड़का, ये जो वह है इस लड़का के लिए आया है, और यह नौकर ये इस नौकर के लिए आया है। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये संज्ञा होती है, यानी ये क्या है, संज्ञा। जब यह वह इस संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं, किसी भी संज्ञा से पहले, तो वो क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक कहलाते हैं। तो इनमें क्या अंतर होता है, तो बहुत सरल सा अंतर है। यहाँ यह वह के बाद कोई संज्ञा नहीं आई है। ठीक है, लेकिन यह और वह यहाँ पर जो है वो संज्ञा के लिए आए हैं, यानी संज्ञा को संबोधित कर रहे हैं, तो ये संज्ञा को निश्चित कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाए, निश्चयवाचक कहलाए। बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, अब उसकी तरह से दूसरा पॉइंट आता है हमारा, यानी दूसरा पॉइंट हम लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा कि पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों में क्या अंतर होगा। पुरुषवाचक आप और
निजवाचक, निजवाचक आप, दोनों में क्या होगा? ठीक है, तो ये जो आप होगा, इस आप का अर्थ होगा स्वयं। ठीक है, स्वयं या खुद, इसका अर्थ तो होगा स्वयं या खुद। तो जब इसका अर्थ स्वयं और खुद से होगा तो ये निजवाचक कहलाएगा। और ये जो आप है, इस आप के पीछे किसी प्राणी का बोध होगा कि कोई प्राणी है, कोई व्यक्ति है, तो वो पुरुषवाचक कहलाएगा। वाक्य प्रयोग करते हैं हम, जैसे मान लो वाक्य लिखते हैं, हमने वाक्य लिखा, हमने कहा आप मेरे साथ, आप मेरे साथ दीपा के घर, दीपा के घर चलो। आप मेरे साथ दीपा के घर चलिए। ठीक है, क्या आएगा? चलिए। तो यहाँ पर जो ये आप है, इस आप के पीछे किसी प्राणी का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? किसी प्राणी का। तो इसलिए ये हमारा आप क्या हो गया? पुरुषवाचक हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाक्य हम लिखते हैं, जैसे हमने कहा इस कार्य को, इस कार्य को मैं आप करूँगा, आप करूँगा। इस कार्य को मैं आप करूँगा। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस आप के स्थान पर अगर हम स्वयं रख दें या हम खुद रख दें तो भी इस वाक्य का भाव नहीं बदलेगा। ठीक है, इस कार्य को मैं स्वयं करूँगा, इस कार्य को मैं खुद करूँगा, तो इसका मतलब तो जहाँ पे इनका अर्थ आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो निजवाचक कहलाता है। क्या कहलाएगा? निजवाचक कहलाएगा। ठीक है, और जहाँ पर इस आप के पीछे का बोध जो है वो हमें किससे लगता है? इस आप का बोध अगर हमें लगता है किसी प्राणी के होने से, कि ये कोई प्राणी है, तो फिर उस प्राणी का मतलब है कि वो क्या है? पुरुषवाचक है। ठीक है, पुरुषवाचक। तो जैसे हमने कहा कि आप मेरे साथ दीपा के घर चलिए, तो यहाँ पर जो वो है वो कोई व्यक्ति है। ठीक है, हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति से कह रहे हैं कि आप मेरे साथ दीपा के घर चलिए। तो यहाँ पर ये आप एक प्राणी है और यहाँ पर ये आप क्या है? स्वयं का अर्थ दे रहा है। तो दोनों में ये अंतर होता है। और इस तरह का अंतर आप लोगों को कैसे पता चलेगा? तो वाक्य प्रयोग से ही आपको इसका अंतर पता चलेगा। तो जब भी परीक्षक आपसे पूछता है वो वाक्य में प्रयोग करके ही पूछता है। आपको वाक्य देगा, इस तरह का वाक्य दे के कह देगा इस कार्य को मैं आप करूँगा, आपको रेखांकित करके कह देगा कि आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। तो आपको पता चल गया कि इस आपके स्थान पर स्वयं या खुद या स्वतः शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब कि ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो दो इसमें डाउट होते हैं सर्वनाम में, वो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो अब इसके बाद जो आपको देखना है, तो आपको देखना है कि इसकी शॉर्ट ट्रिक किस तरह से बनेगी। अब हम इसको इकट्ठा याद कर लेते हैं, यानी आज अभी इसी क्लास में हमें याद करना है, हमें बाद के लिए नहीं छोड़ना। तो हम देखते हैं कि कैसे याद रखना है। जब पुरुषवाचक की बात आएगी तो पुरुषवाचक का मतलब है प्राणी से। क्या मतलब है? प्राणी। तो जिस सर्वनाम के पीछे आपको किसी प्राणी के होने का बोध होगा, अर्थात किसी सजीव के होने का बोध होगा। ठीक है, क्या होगा? किसी सजीव के होने का बोध होगा, तो वो पुरुषवाचक कहलाएगा। ठीक है, निजवाचक में आपको ध्यान रखना है, निज मतलब स्वयं। आपको स्वयं का अर्थ जहां दिखाई देगा तो वो क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। निश्चयवाचक का मतलब है निश्चित करने वाला, निश्चित करने वाला। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। और अनिश्चित में निश्चित नहीं बताने वाला, निश्चित नहीं बताने वाला, नहीं बताने वाला।
वो हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न, प्रश्नवाचक शब्द इसमें आ जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द ही हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है। और संबंध में हमें बस इतना पता है कि जो और सो के यौगिक शब्द, और यहाँ पे जो और सो और साथ में उसके यौगिक शब्द किस तरह से आ गए, जिसका, जिसकी, जिसके आदि, जिसका, जिसकी या जिसे, जिन्होंने। ठीक है। किस तरह से आ गए, जैसे जिन्होंने, जैसे शब्द है हमारा जिन्होंने, शब्द आ गया उस तरह से, वहां पे बिंदी लग जाएगी, जिन्हें। ठीक है। ये सब शब्द हमारे डॉट 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 करके ये सब इसके यौगिक हो जाएंगे, तो संबंधवाचक, वो संबंधवाचक को दिखेगा। तो ये आपका सर्वनाम है। सर्वनाम में हमने सर्वनाम को दो प्रकार से पढ़ा। एक सर्वनाम हमारा जो उत्पत्ति के आधार पर, हम कहें कि उत्पत्ति के आधार पर जो हमारा सर्वनाम है, या रूप के आधार पर भी हम उसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रूप के आधार पर। ठीक है। जो हमारा ये उत्पत्ति है इसको हम रूप के आधार पर भी कह सकते हैं कि रूप ऐसा है। तो रूप के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे सर्वनाम हैं वो दो प्रकार के हैं, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम जो मूल रूप से है, जिस सर्वनाम की जिसमें उत्पत्ति होती है, तो ये हमारे 11 होते हैं इनकी संख्या। परीक्षा में प्रश्न आता है सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। हमने जिसमें देखा मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो, ये हमारे 11 सर्वनाम होते हैं। और यौगिक सर्वनाम जो लिंग वचन कारक काल के आधार पर हम बनाते हैं। ठीक है। इसमें इन सर्वनाम के जो हमारे मूल सर्वनाम हैं इनके साथ ये लगाकर, ठीक है, तो हमारे ये अलग अलग विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। उसके बाद हमने जो देखा वो है हमारा प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम, जो हमने 6 रखे। अब मान लो आपकी परीक्षा में अगर ये पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने हैं, उत्पत्ति देकर तो 2 बताना है। लेकिन अगर आपसे यही आ गया, सिंपल एकदम से सरल सा प्रश्न ये आ गया कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 6 ही बताने होंगे। ठीक है। या तो वो नाम देकर पूछेगा कि व्याकरण के आधार पर या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने हैं, तो आप 6 बताएंगे। लेकिन अगर केवल उसने सामान्य रूप से ऐसे पूछ लिया कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो भी आपको 6 ही बताना होता है। ठीक है। उस समय हम यही बताते हैं। तो ये हमारे 6 प्रकार के हो गए और हमने 6 प्रकार के सर्वनामों को समझ लिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बात, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से फटाफट आप अपनी शब्दावली देख लीजिए, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो जरा शब्दावली को हम देख लेते हैं कि शब्दावली हमारी उसमें आज पर्यायवाची शब्द निकालिए। पर्यायवाची में दूसरा सेट करते हैं, पहला सेट हम कर चुके हैं इसका, है ना, और आज हम दूसरा सेट करते हैं। देखो शब्दावली जो है वो मैं या तो क्लास के पहले करा दिया करूँगी या क्लास के बाद में करा दूँगी। ठीक है। तो आज हम बाद में कर रहे हैं क्लास के। तो इसमें हमारे सामने आ गया, पहला शब्द है हमारा इंद्र यहाँ पर। तो आप जल्दी से पढ़िए फटाफट से। इंद्र, इंद्र शब्द हमारा दिया है, मेरे साथ दोहराना है आप लोगों को। यहाँ पर दिया हुआ शब्द मघवा, मेघराज, वज्रधर, वज्री, विडोजा, पुरिंदर, पुरुहूत, सचिपति, सहस्राक्ष, अमरपति, अमरेश्वर, अमरेंद्र, देवपति, देवेंद्र, देवेश, शुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, जीमूत वाहन, वासव, शक्र, ये हमारे इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अब इसके लिए नोट दिया हुआ है कि देव के पर्यायवाची में यदि पति, इंद्र, ईश, ईश्वर आदि जोड़ दिया जाए
तो इंद्र का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखा अमर पति, अमर किसका पर्यायवाची? देवताओं का। ऐसे ही देव प्लस इंद्र देवेंद्र बना दिया, जैसे सुर प्लस ईश्वर सुरेश्वर कर दिया, इस तरह से। समझ गए? और इसके अलावा सची के पर्यायवाची में पति का पर्यायवाची यदि जोड़ दिया जाएगा तो भी इंद्र का पर्यायवाची बन जाता है। कैसे बन जाता है? तो सची इनकी पत्नी है तो सचिपति जैसे कहते हैं, सचिपति, तो ये इनका पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, चलो आगे आता है। अगला शब्द है हमारा गणेश। गणेश का पर्यायवाची देखेंगे हम, मेरे साथ दोहराइए। हेरंब, एक दंत, वक्रतुंड, विनायक, सिद्धि विनायक, लंबोदर, उमासुत, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, पार्वती सुत। अब इसमें हम देखते हैं नोट, यानी इसमें कि पार्वती के पर्यायवाची में यदि पुत्र के पर्यायवाची हम मिला देते हैं तो पार्वती का गणेश का पर्यायवाची बन जाता है। तो पार्वती के पर्यायवाची में पुत्र का पर्यायवाची अगर जोड़ देते हैं तो गणेश के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे भवानी नंदन, पार्वती सुत, पार्वती नंदन, उमा सुत, इस तरह के शब्द दिए। और बाकी हमें पता है हेरंब, एक दंत, वक्रतुंड, विनायक, सिद्धि विनायक, लंबोदर, ये क्या है? हमारे गणेश के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ पर इसी तरह से हमें याद रखने के लिए हम पुत्र के पर्यायवाची भी इसके साथ ही पढ़ लेते हैं। अब हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और गणेश के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अंगज, अपत्य, आत्मज, कुमार, तन्य, तनुज, नंदन, बालक, बेटा, लड़का, लाल, वत्स, सुत, ये सब क्या हो गए? ये पुत्र के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, तो आराम से हम यहाँ पर इनमें देख सकते हैं। अब मान लो जैसे ये लिखा है, अगर हमने ये कह दिया उमा कुमार, अगर हमने उमा कुमार भी बोल दिया और यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो हमें समझ जाना है कि उमा कुमार यानी उमा का पुत्र अर्थात गणेश। ठीक है, इसी तरह से मान लो हमने उमा अंगज कह दिया, उमा अंगज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उमा का पुत्र। ठीक है, इस तरह से हम इन शब्दों को देख सकते हैं, बना सकते हैं। आगे आता है हमारा अगला पर्यायवाची गंगा का। तो गंगा का पर्यायवाची हम देखते हैं, दिया है शब्द यहाँ पे जहानवी। जहानवी गंगा का पर्यायवाची है, मेरे साथ बोलिए। त्रिपथगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देव नदी, देवापगा, सुर तरंगिणी, सुरसरी, सुरसरिता, स्वर्ग तरंगिणी, स्वर्गापगा आदि। अब इसका नोट दिया है आगे कि देव, स्वर्ग यानी देव और स्वर्ग के पर्यायवाची में नदी के पर्यायवाची यदि जोड़ देते हैं तो गंगा का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, सुर का मतलब देवता ही है। ठीक है, तो देव और स्वर्ग के पर्यायवाची में यदि नदी का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो गंगा के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे स्वर्गापगा, तो स्वर्ग प्लस आपगा, आपगा माने नदी होता है तो स्वर्ग की नदी। इसी तरह से सुर सरिता, सुर माने देवता, सरिता माने नदी, तो देवताओं की नदी। स्वर्ग तरंगिणी, तरंगिणी का मतलब भी नदी होता है तो स्वर्ग की नदी। इसी तरह से अब दिया है शब्द जैसे विष्णुपदी, तो जो गंगा है वो पृथ्वी लोक पे आने से पहले विष्णु के चरणों में विराजमान हो गई थी, तो इसलिए उनका नाम विष्णुपदी पड़ गया। तो विष्णुपदी आ जाए तो एक ही नाम है, एक ही के लिए कहा गया है, गंगा के लिए। मंदाकिनी कहा जाता है जहाँ पे गंगा अब समुद्र में मिलने वाली होती है, वहाँ पर पहुँचकर गंगा का जो तेज है, जो बहाव है, वो क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है, मंद हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे इसका नाम मंदाकिनी पड़ जाता है। भागीरथी, भागीरथी कहा है राजा भगीरथ अपने तप से माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने में समर्थ हुए थे। ठीक है, तो इसलिए उन्हीं के नाम पर इनका नाम भागीरथी कर दिया गया। त्रिपथगा कि जो गंगा है जब वो निकलती है, मतलब गंगोत्री से निकल के बाहर आती है, तो ये तीन रास्तों को मतलब अपनी धारा को तीन धारा में बांटते हुए फिर आगे जाके मिल जाती है, तो इस वजह से त्रिपथगा कह देते हैं, तीन पथ बनाने वाली। जाह्नवी
जहनु ऋषि के आश्रम से जब बाहर निकली गंगा तो इन्होंने वहाँ पे, इनका तेज बहुत तीव्र था, तो जहनु ऋषि के आश्रम में बहुत ज़्यादा उत्पात मचा दिया। तो इस वजह से जहनु ऋषि ने इनको अपने कमंडल में रख लिया। फिर भगीरथ ने ऋषि से प्रार्थना की कि मैं अपने पूर्वजों के उत्थान के लिए गंगा को लेकर जा रहा हूँ। तो फिर जहनु ऋषि ने उनको छोड़ दिया, बंधक मुक्त कर दिया। तो वहाँ पे जब जहनु ऋषि के आश्रम से गुजरती हैं तो इस वजह से उनका नाम जाह्नवी हो गया। तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि इस तरह से हमें नाम याद हो गए गंगा के कि कौन कौन सा नाम है। ठीक है, तो अब आगे आता है इसी के साथ, जब गंगा के साथ हमें नदी शब्द का पर्यायवाची याद करने को देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे नदी का भी पर्यायवाची याद कर लेते हैं। दिया है सरिता, आपगा, कल्लोनिनी, तटिनी, तटी, तरंगिणी, दरिया, निम्नगा, पयश्विनी, प्रवाहिनी, शैवालिनी, सलिला। तो देखो पानी का पर्यायवाची होता है सलिल, सलिल से बना सलिला। ठीक है, पयश्वनी, पय माने पानी होता है, पानी की स्वामिनी, तो इसलिए पयश्विनी हो जाता है नदी का पर्यायवाची। ठीक है, तो इस तरह से नदी के पर्यायवाची आप याद कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर पर्यायवाची देखे, तो ये हमारा सेट नंबर 2। तो इस सेट नंबर 2 में आपने 3 4 यानी 1 2 3 4 और 5 पर्यायवाची देखे। इन पांचों के पर्यायवाची को एकदम से अपने दिमाग में बिठा लेना, कंठस्थ कर लेना। कोई सा भी पर्यायवाची आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।